आज हम देखते हैं एडीओ की क्लास में भारत में पंचायतों की स्थापना में विभिन्न समितियों का योगदान कि किस समिति ने क्या योगदान दिया है जब भारत में पंचायतों की स्थापना हुई। तो देखिए, सबसे पहला इसमें आपका बलवंत राय मेहता समिति है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1957 में। सिफारिश सिफारिश क्या था इसका? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश, जो कि कैसा था? जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर। साथ ही और कौन सी सिफारिश की गई है? तो यहाँ पे है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश भी की गई है। इसके बाद दूसरा है, देखिए आपका अशोक राय मेहता समिति, स्थापना है 1977। सिफारिश है इनकी 1978 में इनकी रिपोर्ट आई। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की है, जो कि है आपका जिला स्तर, ग्राम स्तर। परिणाम स्वरूप इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद देखिए, तीसरा है आपका GVK राव समिति, स्थापना है 1985। सिफारिश है प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती राज के चुनाव कराने की सिफारिश की। परिणाम स्वरूप स्वीकार किया गया। जो पंचवर्षीय योजना जो चलता है ना, जो 5 वर्ष में चुनाव होता है, वो किसके थ्रू आया है? यहाँ पे GVK राव समिति के द्वारा आए हैं, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1985 में। इसके बाद देखिए, LM सिंधवी समिति आई है 1986 में। सिफारिश है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई। परिणाम स्वरूप स्वीकार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप इसे स्वीकार कर लिया गया। अब जानते हैं यहाँ पे देखिए, जनपद पंचायत की संरचना। तो प्रत्येक जनपद पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनी होगी। तो किसे किसे मिलकर बनी है देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं, परंतु राज्य विधानसभा ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नागरिक क्षेत्र में पड़ता है, जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होगा। इसके बाद देखिए, परंतु यह और भी कि राज्य विधानसभा का कोई ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है, यदि वह अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से सम्मेलन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो जनपद पंचायत के सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अपने ऐसे प्रतिनिधि को नाम निर्देशित कर सकेगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं। कि मान लीजिए वहाँ पे जो जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं वो वहाँ पे अनुपस्थित हैं, है तो उपस्थित होने की कंडीशन में क्या करेगा? कोई प्रतिनिधियों का वो नाम निर्देशित करेगा कि उनके स्थान पर यह वहाँ हो सकता है। जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में सरपंचों का एक पंचमास चक्रानुक्रम से 1 वर्ष की कालावधि के लिए होता है। जैसा कि विहित प्राधिकारी द्वारा लॉट निकालकर अवधारित किया जाए, परंतु कोई भी सरपंच जो इस खंड के अधीन एक अवधि के लिए सदस्य है, दूसरी अवधि के लिए सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब जो एक बार बन जाएगा वो दूसरे बार नहीं बन पाएगा। यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है, तो उस स्थान को भरने के लिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में नई निर्वाचन की कार्यवाहियां 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी। मान के चलिए कोई ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पे उसे भरने के लिए कोई नहीं है, तो क्या करेगा? वो नई निर्वाचन का कार्यवाही करेगा, जो कि कब तक करना पड़ेगा उसको? 6 माह के अंदर अंदर उसको करना पड़ेगा। परंतु जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की आगे की और कार्यवाहियां इस उपधारा के अनुसार किसी सदस्य का निर्वाचन लंबित होने के कारण रोकी नहीं जाएगी। तो निर्वाचन को रोका नहीं जा सकता। परंतु यह और भी कि यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र पुनः किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करता है, तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में सदस्य के निर्वाचन की नई कार्यवाहियां तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान न हो जाए कि निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन किए जाने की संभाव्यता है। ठीक है, मान के चलिए कि सदस्य का निर्वाचन नहीं करता है, तो उसके लिए क्या होगा? वहाँ पे जो राज्य निर्वाचन आयोग है वहाँ से समाधान देखा जाएगा कि वहाँ से क्या समाधान दिया जा रहा है, उसके बाद ही उसका निर्वाचन होगा। खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। तो उपधारा के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य सरकार
अधिसूचना द्वारा किसी खंड को इतनी संख्या में निर्वाचित क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी जिससे कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथा साध्य 5,000 हो तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा। तो देखिए जो खंड होता है उसका निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन के लिए क्या दिया है, यहाँ पे कंडीशन दिए हैं, यहाँ पे शर्तें दी गई हैं। इन शर्तों के आधार पर ही क्या किया जा सकता है, उनका विभाजन किया जा सकता है। इसके बाद देखिए तीसरा है, किसी खंड की जनसंख्या 50,000 से कम है वहां उस खंड को कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथा साक्य एक जैसी होगी। और मान लीजिए जैसे 5,000 से कम है तो उसको क्या करेंगे, 10 खंड में विभाजित करेंगे और सभी की जो जनसंख्या वो एक जैसी होगी। किसी खंड में निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। किसी जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या के और ऐसी जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच का अनुपात संपूर्ण राज्य में यथासाध्य एक ही होगा। और जो यहाँ पे जो प्रादेशिक क्षेत्र की जो जनसंख्या है और जो जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की जो क्षेत्रों की जो जनसंख्या है उसका जो अनुपात है वो एक जैसा होना चाहिए। प्रत्येक जनपद पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान कि क्या क्या उनके लिए प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जनपद पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगी जो उस जनपद पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस जनपद पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है। और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा उस जनपद पंचायत में विहित शक्तियों में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित किए जा सकेंगे। किसी जनपद में जहां अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां दोनों के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है, 50%। वहां कुल स्थानों की संख्या के 25% स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान से भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के विहित रिक्ति में चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। और 25% जनसंख्या 25% कौन रहेंगे वहां पे, पिछड़ा वर्ग। आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या से कम आधे स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों या यथास्थिति अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। तो जो जितना जो बच गया वो सब किसके लिए रहेगा, महिलाओं के लिए रहेगा। प्रत्येक जनपद पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। और ऐसे स्थान विहित प्राधिकारी द्वारा जनपद पंचायत में विहित रीति में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लॉट निकालकर और चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। तो पहला है विहित प्राधिकारी सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात यथा तथ्य अध्यक्ष शीघ्र जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचन करने के लिए बुलाएगा। तो क्या बुलाया जाएगा, यहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया जाएगा जहाँ पे किसका निर्वाचन होगा, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का। जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। तो किसके लिए आरक्षित रहेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। जिले में जहां अनुसूचित जातियां और जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या 50% से कम है वहां जिले के भीतर जनपद पंचायत के अध्यक्षों में से 25% पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो जहाँ की जनसंख्या क्या है, 50% से कम है, वहाँ 25% क्या होंगे, पिछड़ा वर्ग होगा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे।
यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या ऐसे वर्गों में से निर्वाचित किया जाएगा। यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सांसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपना पद उस तारीख पर रिक्त कर दिया है। मान के चलिए कि कोई जनपद पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है जो कि किसी अन्य का सदस्य बन जाता है तो उस कंडीशन में उसको क्या माना जाएगा कि वो रिक्त कर दिया है अपना पद करके, जिसको कि वह ऐसा सदस्य या सभापति या उपसभापति हुआ है और आधार 3 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है। सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के नामों का प्रकाशन। जनपद पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाए प्रकाशित किया जाएगा। प्रथम सम्मेलन और पदावधि। जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 26 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा। तो प्रथम सम्मेलन कब होगा? 30 दिन के भीतर। और किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 26 के अंतर्गत। ऐसा सम्मेलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा और सम्मेलन के संबंध में धारा 44 के उपबंध यथाशक्य उस सम्मेलन को लागू होगा। सम्मेलन के संबंध में जो धारा है वो कहाँ है? 44 में। इस अधिनियम में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो जनपद पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए करेंगे, इससे अधिक वर्ष के लिए नहीं। तो कितने वर्षों के लिए रहेगा? 5 वर्षों के लिए। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। उपस्थिति तथा मतदान करने वाले निर्वाचन सदस्यों से 3/4 अन्यून ऐसे बहुमत से जो तत्समय जनपद पंचायत का गठन करने वाली निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक है। पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव जनपद पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध ऐसे प्रस्ताव पारित किया गया है अपने पद पर नहीं रह पाएगा, मतलब उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्दृष्टि किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उक्त सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करेगा और उसको अध्यक्षता करने का भी अधिकार नहीं होगा। उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है